दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है इंस्पेक्टर मनोज और आदमखोर मछलियां। ये इंस्पेक्टर मनोज की कॉमिक्स है। एक्शन जासूसी होती है इसकी, तो पढ़ते हैं इसको। आदमखोर मछलियां। मधु विहार नाम की एक पोस्ट कॉलोनी की भवाई मार्ग में कुख्यात स्मगलर जबर पटेल अपने आदमियों पर बरसता हुआ बोला, हमारा 5 करोड़ का सोना पकड़ लिया गया और तुम लोग कुछ भी न कर सके। मुझे मेरा सोना हर हालत में वापस चाहिए, वरना तुम में से कोई जिंदा नहीं रहेगा। सुना तुम लोगों ने? बहुत सुना। कल सोना राजनगर स्थित पुलिस हेडक्वार्टर में ले जाया जाएगा। यही मौका है, इससे पहले कि सोने हेडक्वार्टर पहुंचे तुम लोग उसे उड़ा लो। ऐसा ही होगा बॉस। मेरे दिमाग में एक जबरदस्त स्कीम है। तो फिर बताता क्यों नहीं? तब सफदर नाम का वह बदमाश अपनी स्कीम बताने लगा। सफदर की पूरी स्कीम सुनने के बाद जबर पटेल खुश होता हुआ बोला, बहुत अच्छे सफदर, हमें स्कीम पसंद आई। तुम लोग फौरन तैयारी शुरू कर दो। ओके बॉस। दूसरे दिन तस्करी का सोना पुलिस की कड़ी निगरानी और सुरक्षा प्रबंधों के बीच रतनपुर से राजनगर ले जाया जा रहा था। सबसे आगे एसपी श्रीकांत वर्मा की कार चल रही थी। अचानक एसपी वर्मा के ड्राइवर की नजर सामने सड़क पर औंधे पड़े एक आदमी पर पड़ी। वह कार रोकते हुए बोला, सर सामने सड़क पर एक आदमी पड़ा है। हम्म। सर हुक्म हो तो मैं। नहीं तुम ठहरो, मैं देखता हूँ। इतना कहकर एसपी वर्मा अपना रिवॉल्वर संभालते हुए कार से नीचे उतरे और सड़क पर पड़े आदमी की ओर बढ़ गए। उस आदमी के निकट पहुंच एसपी वर्मा उसका मुआयना करने के लिए जैसे नीचे झुके, उस आदमी ने तेजी से पलटते हुए भरपूर गुस्सा एसपी के जबड़े पर जमा दिया। शुम। ओह। और इससे पहले कि एसपी वर्मा संभल पाते, उस आदमी ने उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया। खबरदार, अगर हिले डुले तो गोली मार दूंगा। कौन हो तुम, क्या चाहते हो? जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। तब तक उस पर पुलिसकर्मियों की बंदूकें तन चुकी थी, अतः गुर्राते हुए बोला, अपने आदमियों से कहो बंदूकें फेंक दे। हरगिज नहीं। तभी इंस्पेक्टर रैंक का एक अधिकारी उस बदमाश को ललकारते हुए बोला, तुम बच नहीं सकते। तुम्हारी भलाई इसमें है कि एसपी साहब को छोड़ दो और अपने आप को कानून के हवाले कर दो। मेरे 3 गिनने तक अगर तुमने आत्मसमर्पण नहीं किया तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। नहीं इंस्पेक्टर, तुम मुझ पर गोली नहीं चला सकते। तुम अपने आदमियों से कहो कि वह हथियार फेंक दे, वरना मैं एसपी को गोली मार दूंगा। उस आदमी की धमकी में छुपी नर संस्था को भांपते ही इंस्पेक्टर ने सिपाहियों को हथियार डाल देने का आदेश दिया। सिपाहियों के हथियार फेंकते ही वह आदमी गरजा, अब तुम सब 4 कदम पीछे जाओ और मुंह पीछे करके खड़े हो जाओ। इंस्पेक्टर और सिपाही आदेश का पालन करते हुए पीछे हटे और पलट कर खड़े हो गए। तब एक हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ उस ओर नजर आया। थोड़ी देर बाद हेलीकॉप्टर जमीन पर लैंड कर गया। गड़ गड़। हेलीकॉप्टर के लैंड करते ही सफदर अपने एक साथी के साथ नीचे उतरा और पुलिस वैन में रखी सोने के बिस्कुटों से भरी 2 पेटियों को उठाकर हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद सफदर पेटियों सहित हेलीकॉप्टर में सवार अपने साथी के साथ उड़ गया। हेलीकॉप्टर के जाते ही बदमाश एसपी को धकेलते हुए कार के निकट ले गया और बोला, अब तुम मुझे यहाँ से सुरक्षित निकाल ले जाओगे, यू रास्कल। लेकिन वह आदमी एसपी के अपशब्द को नजरअंदाज करते हुए चीख कर बोला, मैं एसपी वर्मा को अपने साथ ले जा रहा हूँ। अगर किसी ने कोई गलत हरकत की या हमारा पीछा करने की कोशिश की तो एसपी जिंदा नहीं रहेगा। बदमाश धमकी दे एसपी को धकेलता हुआ उनकी कार में जा बैठा और रफू चक्कर हो गया। इंस्पेक्टर मनोज के चेहरे पर छाई कठोरता को देख हवलदार वीर बहादुर बोला, सर आप नाक परेशान हो रहे हैं। हमारे वायुसेना के फौजी हेलीकॉप्टर उसे हेलीकॉप्टर का जरूर पता लगा लेंगे। क्या खाक पता लगा लेंगे? वारदात हुए 8 घंटे से अधिक समय गुजर चुका है। अभी तक न तो एसपी साहब का अपहरणकर्ता पकड़ में आया है और न उस हेलीकॉप्टर का कुछ पता चला है। तलाश जारी है सर। समझ में नहीं आता हेलीकॉप्टर कहाँ गायब हो गया है। उससे आसमान निगल गया है या जमीन खा गई है। अभी इंस्पेक्टर मनोज की बात खत्म ही हुई थी कि फोन की घंटी बज उठी। कर कर। ओह। इंस्पेक्टर मनोज रिसीवर कान से सटाते हुए बोला, हेलो इंस्पेक्टर मनोज स्पीकिंग। इंस्पेक्टर मनोज, क्या तुम अपहरण सोने के साथ उसके लुटेरे को पकड़ना चाहते हो?
कौन हो तुम? तुम आम खाने से मतलब रखो इंस्पेक्टर मनोज। पेड़ गिनकर क्या करोगे? तुम हेलीकॉप्टर और लुटेरों के बारे में क्या जानते हो? मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि लुटेरे हेलीकॉप्टर को हेवन आइलैंड की ओर ले गए हैं। अब हेलीकॉप्टर तथा लुटेरे को कैसे पता लगाना है, यह सोचना तुम्हारा काम है। इंस्पेक्टर मनोज रिसीवर क्रेडिल पर रखते हुए सहसा ही बुदबुदा उठा। हेवन आइलैंड। इतना कहकर दूसरी तरफ से संबंध विच्छेद कर दिया गया। पूर्वी सीमा पर स्थित छोटा सा टापू हेवन आइलैंड राय बहादुर शमशेर सिंह की निजी जागीर है। तीन दिशाओं में सुंदर हेवनलॉक से लेक से घिरे हेवन आइलैंड की पश्चिमी दिशा में फैले जंगल उसे भारत की सीमा से जोड़ते हैं। हर साल हजारों की संख्या में पर्यटक यहाँ आते हैं, जिससे राय बहादुर शमशेर सिंह को करोड़ों की आमदनी होती है। इस टापू के बीच कांटेदार तारों से घिसे प्रतिबंध विशाल इलाका है, जिसमें शमशेर सिंह का महल स्थित है। इसी महल के एक आलीशान कक्ष में शमशेर सिंह प्रोफेसर नाडिया से मुखातिब था। प्रोफेसर नाडिया, तुम्हारे प्रयोग की सफलता पर हमारा हमारा भविष्य टिका है और समय बहुत कम रह गया है। हम ज्यादा दिन इंतजार नहीं कर सकते। मेरा प्रयोग कामयाबी के आखिरी दौर से गुजर रहा है सर। 3 रोबो फिश तैयार हैं। अगर मेरा प्रयोग कामयाब रहा तो हम और भी रोबो फिश तैयार कर सकेंगे। क्या तुम्हें रोबो फिशेज की कामयाबी पर पसंद है प्रोफेसर? नो सर, पर फिर भी मैं अभी दावे से कुछ नहीं कह सकता। दरअसल रोबो फिश भोजन के रूप में कोई भी शाकाहारी वस्तु ग्रहण नहीं कर रही है। जैसे वह कुछ खाने लगेगी, मेरी चिंता हल हो जाएगी। तुमने तो मुझे उलझन उलझन में डाल दिया प्रोफेसर। तुम जानते हो हर साल हजारों की संख्या में पर्यटक यहाँ आते हैं और हेवन लेक उनके आकर्षण का केंद्र होता है। यहाँ कोई दुर्घटना न हो, इसके लिए हमें सुरक्षा प्रबंधों पर बहुत बड़ी रकम खर्च करनी पड़ती है। लेकिन फिर भी दुर्घटनाएं होती हैं और मुआवजे के तौर पर हमें काफी नुकसान भुगतना पड़ता है। इसलिए हमने तुम्हारी स्कीम मंजूर कर ली और रोबो फिश के निर्माण पर पानी की तरह रुपया बहाया। हमें विश्वास था कि तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी और इस तरह हम सुरक्षा और मुआवजे पर खर्च हो रही रकम के नुकसान से बच जाएंगे। आप निराश मत होइए सर, मेरा प्रयोग जरूर कामयाब होगा। मुझे सिर्फ 12 घंटे का समय और चाहिए। ठीक है, हम 12 घंटे और इंतजार कर लेंगे। थैंक यू सर। उधर एवन आइलैंड के पश्चिम में फैले जंगल में एक स्थान पर हेलीकॉप्टर उतारने के बाद सफदर अपने साथी भैरव सिंह से बोला, इससे पहले कि हम पर किसी की नजर पड़े, हमें पेटिया किसी सुरक्षित स्थान पर छुपा देनी चाहिए। ठीक है, पर पेटिया छुपाने से पहले बॉस को अपनी स्थिति की सूचना दे दो। वैसे तो हम दिशा की जानकारी पहले ही बॉस को दे चुके हैं, पर यह शमशेर सिंह का इलाका है। कहीं हम किसी मुश्किल में न फंस जाएं। हम तत्पश्चात सफदर ने जबर पटेल को ट्रांसमीटर पर अपनी स्थिति की सूचना दे दी और अपने इरादे से अवगत कराता हुआ बोला, हमारे लिए इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं रह गया बॉस। पुलिस हमारी तलाश में धरती आकाश एक किए हुए है। मैं जानता हूँ, लेकिन तुम्हारा जंगल में माल छुपाना ठीक नहीं होगा। तुम हेलीकॉप्टर वहीं छोड़ दो और सोने की पेटियां लेकर शमशेर सिंह के प्रतिबंधित इलाके में पहुंच जाओ। माल वहीं कहीं छुपा देना, वहां कोई बाहरी आदमी कदम नहीं रख सकता, इसलिए हमारा माल वहां अधिक सुरक्षित रहेगा। ठीक है बॉस, आगे हमारे लिए क्या आदेश है? माल छुपाने के बाद तुम लोग वापस लौट आना। सही मौका मिलने पर हम माल वहां से ले आएंगे। ओके बॉस। इतना कहकर सफदर ने संबंध विच्छेद कर दिया। तत्पश्चात वे हेलीकॉप्टर से सोने से भरी पेटियां उतारकर पीठ पर लाद हेवन आइलैंड के प्रतिबंधित इलाके की ओर बढ़ने लगे। लगभग 1 घंटे के सफर के बाद वे हेवन आइलैंड के प्रतिबंधित इलाके के चारों ओर लगी तारों की बाड़ में बने गेट नंबर 4 के निकट पहुंच गए। अब क्या करें, यहाँ तो ताला लगा है। तुम क्या समझे थे, हमारे स्वागत में यह गेट खुला मिलेगा? लेकिन हम अंदर कैसे जाएंगे? ताला तोड़ दो। तब भैरव सिंह ने पेटी जमीन पर उतार गेट का ताला बड़ी सफाई से तोड़ दिया। तत्पश्चात गेट खोलकर दोनों पेटियां लेकर प्रतिबंधित इलाके में दाखिल हो गए। थोड़ी देर बाद वे एक तालाब के निकट से गुजर रहे थे। अचानक सफदर ठिठक कर रुक गया। सफदर को रुकते देख भैरव सिंह सशंकित स्वर में बोला, क्या बात है सफदर, तुम रुक क्यों गए? भैरव में माल छुपाने के लिए इस तालाब से बढ़िया जगह और कहाँ मिलेगी? कहते तो तुम ठीक हो। तब दोनों ने सहमत हो सोने से भरी पेटियां तालाब में डाल दी। छपाक।
पेटियां तालाब में डालने के बाद दोनों ने रात की सांस ली। हमारा काम पूरा हो गया। हाँ, किसी को भी कानो कान खबर नहीं हो सकती कि माल कहाँ है। अब यहाँ से निकल लेते हैं। इतनी जल्दी भी क्या बैरो, जरा नहा धो ले फिर चलते हैं। थकान और पसीने के मारे बदन से बू आ रही है। ख्याल बुरा नहीं है। तत्पश्चात दोनों कपड़े उतार किनारे पर रखे तालाब में कूद गए। छपाक। तालाब के स्वच्छ शीतल जल का स्पर्श पाते ही उन दोनों के बदन में स्फूर्ति दौड़ गई। आहा, मजा आ गया। सारी थकान दूर हो गई। तो फिर हो जाए मुकाबला। कैसा मुकाबला? तैराकी का। उस किनारे को छूकर वापस आना है। जो हारेगा वह अपने हिस्से का चौथा हिस्सा जीतने वाले को देगा। ठीक है, हो जाए। तत्पश्चात सफदर और भैरव कुशल तैराकों की तरह तालाब के दूसरे छोर की तरफ तैरने लगे। लेकिन अभी वे कुछ ही फासला तय कर पाए थे कि तभी तालाब के पानी में सैलाब सा उमड़ पड़ा और कुछ ही दूरी पर एक शार्क मछली का भयानक चेहरा पानी की सतह के ऊपर उभर आया। ओह, हे भगवान! खतरे को बाप सफदर चीख उठा। भैरव, बचो! चीखने के तुरंत बाद सफदर दिशा बदलकर किनारे की तरफ बढ़ना ही चाहता था कि नुकीले दांतों का शिकंजा उसके पैर पर कस गया। तत्काल ही सफदर को महसूस हो गया कि उसका एक पैर शरीर से अलग हो चुका है। वह सहायता के लिए चीखा, बचाओ बचाओ! ओह! तभी शार्क ने सफदर को अपने जबड़े में समेट लिया। आह! सफदर का असर देख बैरों के हाथ पैरों में बला की ताकत आ गई। वह तेजी से तैरता हुआ किनारे पर पहुंच गया, लेकिन अभी वह किनारे को थाम अपने शरीर को ऊपर ले जाने की कोशिश कर ही रहा था कि पानी की सतह को फाड़ दूसरी शार्क ऊपर आई और बैरों को अपना बचाव करने का कोई अवसर नहीं मिला। आह! दूसरे पल शार्क बैरों को खींचती हुई पानी के आगोश में समा गई। उधर स्क्रीन पर तालाब का दृश्य देख प्रोफेसर नाडिया ने अपना सिर पीट लिया। ओह माय गॉड! मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। अगले पल उनकी पेशानी पर सिलवटें उभर आई। रोबो फिशिज को इंसानी खून मुंह लग गया है। वे आदमखोर हो गई है। अब कुछ नहीं हो सकता। मुझे शमशेर सिंह को सच्चाई से अवगत करा देना चाहिए। तभी प्रोफेसर नाडिया के मस्तिष्क में एक विचार बिजली की तरह कौंध गया। अगर शमशेर सिंह को सच्चाई का पता चल गया तो वह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। यदि मैं मर गया तो इन आदमखोर मछलियों को खत्म करना मुश्किल हुई नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। और तब न जाने कितने बेगुनाह लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठेंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अगर उन आदमखोर मछलियों का निर्माण मैंने किया है तो उनका अंत भी मैं ही करूंगा। उन्हें खत्म करने का उपाय मुझे करना ही होगा। इस निश्चय पर पहुंचते प्रोफेसर नाडिया ने शमशेर सिंह को सच्चाई बताने का इरादा छोड़ दिया। उधर पुलिस आईजी इंस्पेक्टर मनोज से कह रहे थे, हेवन आइलैंड के स्वामी शमशेर सिंह ने किसी भी हेलीकॉप्टर के वहां पहुंचने की जानकारी से इनकार किया है। लेकिन सर, आईजी रणवीर सिंह मनोज की बात काटते हुए बोले, हो सकता किसी ने तुम्हें गलत सूचना दी हो। मुझे ऐसा नहीं लगता सर। मुझे पूरा विश्वास है कि अपराधी हेवन आइलैंड की ओर ही गए हैं। अतः मुझे तहकीकात के लिए वहां जाने दिया जाए सर। मैं अपना दावा सिद्ध करके दिखा दूंगा। असंभव। राय बहादुर शमशेर सिंह की इजाजत के बिना हमारी पुलिस हेवन आइलैंड में कदम भी नहीं रख सकती। और मुझे विश्वास है कि शमशेर सिंह इजाजत नहीं देगा, क्योंकि हर वर्ष की तरह वहां पर्यटक पहुंचने वाले हैं। ऐसी हालत में वह वहां बौखलाहट या घबराहट का माहौल बनाना कदापि नहीं चाहेगा। तो फिर मुझे वहां पर्यटक के रूप में जाने की इजाजत दी जाए। तुम्हारा ख्याल बुरा नहीं है, लेकिन तुम्हें पूर्णतः गोपनीयता बरतनी होगी। किसी भी हालत में यह जायज न होने पाए कि तुम्हें सरकार द्वारा वहां किसी गुप्त मिशन पर भेजा गया है। मैं वादा करता हूं सर, इस मिशन की सारी जिम्मेदारी मुझ पर होगी। तब आईजी गर्मजोशी से इंस्पेक्टर मनोज का हाथ थामते हुए बोले, गुड। तो फिर तुम तैयारी करो। आज ही तुम्हारे वहां जाने के सारे प्रबंध कर दिए जाएंगे। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। विश यू गुड लक। थैंक यू सर। मैं आपको निराश नहीं करूंगा सर। तत्पश्चात इंस्पेक्टर मनोज आईजी साहब से विदा लेकर कक्ष से बाहर निकल गया। रात के अंधेरे में एक वैन तेजी से कच्चे सड़क का सीना रौंदती हुई भागी चली जा रही थी। वैन का स्टीयरिंग इंस्पेक्टर मनोज के कुशल हाथों में था। हवलदार वीर बहादुर सिंह बगल में बैठा सामने फैले वीराने को घूर रहा था। थोड़ी देर बाद वैन दूर दूर तक फैले जंगल में दाखिल हो गई। वीर बहादुर से न रहा गया तो वह बोल ही पड़ा, सर, हेवन आइलैंड तक पहुंचने के लिए क्या यह रास्ता अपनाना जरूरी था?
ये आदमखोर शेर चीते शिकार की तलाश में घूम रहे होंगे। अगर हम उन्हें नजर आ गए तो हमें खरबूजे की तरह फाड़ खाएंगे। घबराओ नहीं, वे तुम्हें नहीं खाएंगे। लेकिन सर, इतनी रात में सफर करने की क्या जरूरत थी? हम दिन में भी तो आ सकते थे। मैं जल्द से जल्द वहां पहुंचना चाहता हूं, क्योंकि ये अपराधी अगर वहां से निकल गए तो फिर उन्हें ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। परंतु यह तो गैर कानूनी है। आप जानते हैं इस इलाके में रात में सफर करना जुर्म है। हम पकड़े भी जा सकते हैं। मिशन की कामयाबी के लिए इतना रिस्क उठाना तो जरूरी था। अब इंस्पेक्टर मनोज की बात खत्म ही हुई थी कि हवलदार चीख पड़ा, सर गाड़ी रोकिए। क्यों, क्या हुआ? इंस्पेक्टर मनोज वैन रोकता हुआ बोला, तुम्हारी हरकतों से तो मैं तंग आ गया हूँ। इंस्पेक्टर मनोज हवलदार इंस्पेक्टर मनोज के शब्दों को अनसुना करते हुए बोला, सर उधर देखिए। तब इंस्पेक्टर मनोज की निगाहें हवलदार के इशारे का पीछा करती हुई दूर खड़े हेलीकॉप्टर पर जा टिकी। ओह! दूसरे पल इंस्पेक्टर मनोज हवलदार के साथ वैन से नीचे उतरा और उस दिशा में चल पड़ा जिधर जिधर हेलीकॉप्टर खड़ा था। सर, हो न हो यह वही हेलीकॉप्टर है जिसका प्रयोग अपराधियों ने सोना उड़ाने के लिए किया था। मुझे भी ऐसा ही लगता है। फिर हेलीकॉप्टर के नजदीक पहुंचकर इंस्पेक्टर मनोज हवलदार को हिदायत देते हुए बोला, तुम यहीं ठहरो, मैं ऊपर जाकर देखता हूँ, शायद अपराधियों का कोई सुराग मिल जाए। यस सर। तत्पश्चात इंस्पेक्टर मनोज हेलीकॉप्टर में चढ़ गया। उधर इंस्पेक्टर मनोज हेलीकॉप्टर के भीतरी भाग का निरीक्षण कर रहा था। उधर अंधकार में एक साया वैन के निकट प्रकट हुआ और बड़ी सफाई से वैन का पिछला दरवाजा खोलकर अंदर समा गया। इधर थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर मनोज जब नीचे उतरा तो उसके स्वर में निराशा के भाव थे। अपराधियों ने अपने पीछे कोई सुराग नहीं छोड़ा है। वे सोना भी अपने साथ ले गए हैं। फिर तो वे आइलैंड की ओर ही गए होंगे। हाँ, मुझे भी यही शक है कि प्रतिबंधित इलाके में ही कहीं छुपे होंगे। हमें फौरन वहां पहुंचना चाहिए। इतना कहने के साथ ही इंस्पेक्टर मनोज वैन की तरफ चल पड़ा। हवलदार वीर बहादुर ने उसका अनुसरण किया। फिर वे दोनों वैन में जा बैठे, अपनी मंजिल की ओर चल पड़े। इसी दौरान जबर पटेल अपने दो साथियों के साथ प्रतिबंधित इलाके में सफदर और भैरव सिंह को ढूंढता हुआ जैसे तालाब के पास पहुंचा, उसकी नजर वहां किनारे पर रखे कपड़ों पर पड़ गई। ओ, ये तो सफदर और भैरव सिंह के कपड़े लगते हैं। हाँ बॉस, उस दिन उन्होंने यही कपड़े पहन रखे थे। वे दोनों आसपास ही कहीं होंगे। लेकिन कपड़ों पर जमी धूल से तो यही प्रतीत होता है कि ये कपड़े काफी समय से यहाँ पड़े हैं। आश्चर्य है, सफदर और भैरव कपड़े उतारकर कहाँ गायब हो गए? अड्डे पर भी नहीं पहुंचे। बॉस, कहीं वे शमशेर सिंह के आदमियों द्वारा न पकड़ लिए गए हों। नहीं, यह नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो उनके कपड़े यहाँ नहीं पड़े होते। तो फिर वे कहाँ हो सकते हैं बॉस? यही तो पता लगाना। चलो ढूंढो उन्हें। अगर सफदर और भैरव सिंह नहीं मिले तो हमारा सोना भी हमें नहीं मिलेगा। अब खड़े क्या हो, ढूंढो उन्हें। यस बॉस। फिर वे सभी सफदर और भैरव की खोज में जुट गए। कुछ ही देर बाद जबर पटेल सफदर और भैरव सिंह को ढूंढता हुआ अपने साथियों सहित वहां स्थित भूमिगत प्रोफेसर नाडिया की प्रयोगशाला में पहुंच गया। यह तो कोई प्रयोगशाला मालूम होती है बॉस। हाँ, हो सकता वे यहीं छुपे बैठे हों। दूसरे पल कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। खट खट। शायद कोई आ रहा है। किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार रहो। कहने के साथ ही जबर पटेल ने रिवॉल्वर निकाल लिया और आगंतुक के प्रकट होने की प्रतीक्षा करने लगा। थोड़ी देर बाद संलग्न कमरे का द्वार खुला और प्रोफेसर नाडिया उनके सामने प्रकट होते हुए चकित स्वर में बोले, कौन हो तुम लोग? यहाँ क्या कर रहे हो? पहले तुम बताओ, तुम कौन हो? मैं प्रोफेसर नाडिया हूँ, इसी प्रयोगशाला में रहता हूँ। ओह, फिर तो तुम सफदर और भैरव के बारे में जरूर कुछ जानते होंगे। तुम किसकी बात कर रहे हो? अपने उन दो साथियों की जो हमारा सोना लेकर यहाँ आए थे और वापस नहीं पहुंचे। उनके कपड़े हमें तालाब के किनारे पड़े मिले। ओह, तो वे दोनों तुम्हारे साथी थे? जबर पटेल चौंका। साथी थे से तुम्हारा क्या मतलब है? क्योंकि अब वे जिंदा नहीं है। क्या बकते हो तुम प्रोफेसर? किसने मारा उन्हें? बताता हूँ। वे अपनी मौत खुद मरे हैं, पर मरते मरते वे मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर गए हैं। तत्पश्चात प्रोफेसर ने उन्हें सफदर और भैरव की मौत का कारण बता दिया।
प्रोफेसर की बात सुनने के बाद जब्बर पटेल भयानक अंदाज में बोला, इसका मतलब हमारा सोना तालाब में पड़ा है। हाँ, पर तुम उन पेटियों को भी तालाब से नहीं निकाल सकते। कौन रोकेगा मैं? तुम शायद उन आदमखोर मछलियों को भूल रहे हो मिस्टर। जो भी तालाब में उतरेगा वह जिंदा नहीं बचेगा। तुम हमें उल्लू बनाने की कोशिश मत करो प्रोफेसर। हम इंतजार नहीं कर सकते। तुम तालाब के पानी को निकालने का रास्ता खोलो। उसके बाद हम मछलियों से खुद निपट लेंगे। अगर रास्ता खोला गया तो आदमखोर मछलियां झील में पहुंच जाएंगी और फिर हजारों जानें खतरे में पड़ जाएगी। फिलहाल तो तुम अपनी जान की चिंता करो प्रोफेसर। बताओ, तालाब का पानी निकालने का रास्ता कैसे खुलेगा? मैं नहीं बताऊंगा, कभी नहीं बताऊंगा। अपनी जान के लिए मैं हजारों जानें खतरे में नहीं डाल सकता। अगर तुम थोड़ी देर रुक जाओ तो मैं आदमखोर मछलियों को खत्म करने वाली एटॉमिक गन तैयार करके तुम्हारे हवाले कर दूंगा। खामोश बुड्ढे, हम एक मिनट भी इंतजार नहीं कर सकते। अपनी जान की खैर चाहता तो हमारे सवाल का जवाब दे। कभी नहीं तो फिर मर। कहने के साथ ही जबर पटेल ने गोली चला दी। आह धौएं। प्रोफेसर नाडिया चीखते हुए फर्श पर लुढ़क गए। तब जबर पटेल अपने आदमियों को संबोधित करते हुए बोला, शेरा जैकब, पानी का रास्ता खोलने का यंत्र यहीं इसी प्रयोगशाला में कहीं मौजूद होगा। उसका पता लगाने के काम में जुट जाओ। यस बॉस। तत्पश्चात जबर पटेल और उसके साथी उस यंत्र की तलाश में जुट गए। कुछ देर बाद जैकब की नजर उस लीवर पर पड़ गई जिसकी मदद से तालाब के पानी का रास्ता खोला जा सकता था। उसने फौरन जबर पटेल को अपनी सफलता की जानकारी दी। जबर पटेल ने लीवर को दबाने में एक पल की भी देरी नहीं की। लीवर के दबते हुए तीनों बाहर की ओर दौड़ पड़े। जब वे वापस तालाब के किनारे पहुंचे तो तालाब का पानी निचली सतह पर पहुंच चुका था। तालाब के कोने में पड़ी पेटियां साफ नजर आने लगी थी। पेटियों पर नजर पड़ते ही जबर पटेल अट्ठहास करते हुए बोला, हा हा हा, आखिरकार हमारा सोना हमें मिल गया। बॉस, आदमखोर मछलियां भी नजर नहीं आ रही है। तुम भी उस पागल बुड्ढे की बातों में आ गए जैकब। तो क्या उसने झूठ कहा था? तभी जबर पटेल उन्हें टोकता हुआ बोला, बेकार की बातों में समय बर्बाद मत करो, जल्दी पेटियां बाहर निकालो। यस बॉस। लेकिन वह इस बात से अनभिज्ञ थे कि आदमखोर मछलियां पानी के साथ झील में पहुंच चुकी थी। ठीक इसी दौरान इंस्पेक्टर मनोज और हवलदार वीर बहादुर गेट नंबर 4 के निकट पहुंच चुके थे। गेट का ताला टूटा देख इंस्पेक्टर मनोज की आंखें चमक उठी। वह बोला, हम सही रास्ते पर आए हैं। गेट का टूटा हुआ ताला बता रहा है कि कोई गैर कानूनी ढंग से प्रतिबंधित इलाके में दाखिल हुआ है। वे और कोई नहीं, वही अपराधी रहे होंगे जिनकी हमें तलाश है। अब अपराधी नहीं बच सकते। ही ही। खामोश। तुम्हारी यही आदत मुझे अच्छी नहीं लगती। सॉरी सर। तत्पश्चात इंस्पेक्टर मनोज हवलदार के साथ अंदर दाखिल हो गया। अपराधियों को ढूंढते हुए वे जल्दी प्रोफेसर नाडिया की प्रयोगशाला में पहुंचे। अचानक प्रयोगशाला प्रोफेसर के कराने की आवाज ने उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। ओह प्रोफेसर नाडिया। आह। इंस्पेक्टर मनोज लपक कर प्रोफेसर नाडिया के निकट पहुंचते हुए बोला, प्रोफेसर नाडिया, आप यहाँ इस हाल में? इंस्पेक्टर मनोज, तुम? तब इंस्पेक्टर मनोज अपने आने का मकसद बताते हुए बोला, आपकी यह हालत किसने की? शायद वे वही लुटेरे हैं जिनकी तुम्हें तलाश है। तत्पश्चात प्रोफेसर नाडिया अपने आविष्कार और घटित घटनाओं के बारे में बताने लगे। प्रोफेसर नाडिया की बात खत्म होते ही इंस्पेक्टर मनोज बोला, हम गेट नंबर 4 से दाखिल हुए हैं। उस तरफ तो कोई जाता नजर नहीं आया, फिर वे किस तरफ गए होंगे? इंस्पेक्टर मनोज की बात सुन प्रोफेसर ने उसे टीवी स्क्रीन का स्विच ऑन कर एक बटन दबाने को कहा। इंस्पेक्टर मनोज ने वैसा ही किया। थोड़ी देर बाद स्क्रीन पर दृश्य तैरने लगे। अंततः जबर पटेल और उसके साथियों का चित्र उभरते ही दृश्य शिथिल हो गया। जबर पटेल झील पर पहुंचकर अपने साथियों सहित एक मोटर बोट पर सवार हो चुका था। बोट स्टार्ट करो। ओह, अब तो उन्हें पकड़ना मुश्किल है। हमें फौरन उनके पीछे जाना चाहिए। नहीं, वे भाग नहीं पाएंगे। आदमखोर मछलियां उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। ओह। चौंकते हुए इंस्पेक्टर मनोज ने अपनी निगाहें दोबारा स्क्रीन पर जमा दी। अभी मोटर बोट एक दो फर्लांग की दूरी तय कर पाई थी कि अचानक सामने आदमखोर मछली का भयानक चेहरा पानी के अंदर से उभरते देख जैकब चीख उठा, बॉस खतरा।
जैकब की चेतावनी सुनते जब्बर पटेल ने रिवॉल्वर निकालकर फौरन मछली पर कई फायर कर दिए। धाएं धाएं। लेकिन मछली पर गोलियों का कोई असर न होते देख जब्बर पटेल चौंका। ओह, इस पर तो गोलियों का भी असर नहीं कर रही है। खतरे का आभास होते उसने जैकब को वापस चलने का हुक्म दिया, परंतु इससे पहले कि जैकब बोट का रुख बदल पाता, दूसरी विशालकाय मछली की टक्कर ने बोट को हवा में उछाल दिया। परिणाम स्वरूप बोट उलट गई और जब्बर पटेल तथा उसके साथी झील में जा गिरे। हाय मेरा सोना! तभी शेरा और जैकब की दर्दनाक चीखों की आवाज सुन जब्बर पटेल की निगाहें उनकी तरफ घूम गई। आह बचाओ! ओ नो! शेरा व जैकब को मछलियों के जबड़ों में देख वह समझ गया कि जल्दी उसकी भी बारी आने वाली है। अतः वह सोने के खोने का गम जब भूल पूरी ताकत से तैरने लगा, लेकिन वह भी ज्यादा दूर नहीं जा सका। नहीं। फिर इससे पहले ही जब्बर पटेल अपने बचाव की कोशिश करता, मछली उसे अपने जबड़े में दबोच चुकी थी। उधर जब्बर पटेल का असर देख इंस्पेक्टर मनोज और हवलदार स्तब्ध रह गए। ओह हे भगवान! फिर इंस्पेक्टर मनोज टीवी का स्विच ऑफ करते हुए गंभीर स्वर में बोला, अपराधियों को तो सजा मिली गई, लेकिन सोना हमारे हाथ से निकल गया, तो क्या हमें खाली हाथ ही लौट जाना पड़ेगा सर? इसके सिवा कुछ चारा भी तो नहीं है। आदमखोर मछलियों के रहते हम झील से सोना बाहर नहीं निकाल सकते। तभी प्रोफेसर नाडिया इंस्पेक्टर मनोज का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हुए बोले, इंस्पेक्टर मनोज, अगर तुम चाहो तो तुम्हारा मकसद भी पूरा हो सकता है और निर्दोष लोगों की जानें भी बचाई जा सकती है। आप कहना क्या चाहते हैं प्रोफेसर? एक दो दिन बाद झील पर पर्यटकों का मेला लगने लगेगा। वे आदमखोर मछलियों के खतरे से नावाकिफ होंगे और बेमौत मारे जाएंगे। यह बात तो आपको राय बहादुर शमशेर सिंह को पहले समझा देनी चाहिए थी। तब ऐसी स्थिति उत्पन्न ही नहीं होती। तब स्थिति इससे कहीं ज्यादा विकट हो जाती इंस्पेक्टर। शमशेर सिंह इस सच्चाई को बर्दाश्त नहीं कर पाता और गुस्से में मेरी जान भी ले सकता था। और ऐसी स्थिति में मैं इस एटॉमिक गन का निर्माण नहीं कर पाता जो आदमखोर मछलियों को खात्मा करने में सक्षम है। ओह, पर अब तो आप शमशेर सिंह को सच्चाई बता सकते हैं। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं इंस्पेक्टर, और मैं मरते वक्त आप अपने दिल पर गुनाहों का बोझ लेकर नहीं जाना चाहता। प्लीज मेरी बात मान लो। उन आदमखोर मछलियों का खात्मा कर बेगुनाह लोगों को मरने से बचा लो। तुम्हें तुम्हारे देश की अमानत मिल जाएगी और मुझे आत्मा की शांति। लेकिन हम सोना झील से निकालेंगे कैसे? तुम्हें तुम्हारी जरूरत का सारा सामान उस अलमारी में मिल जाएगा। हम। अब देर न करो इंस्पेक्टर, मुझे वचन दो। वचन दो इंस्पेक्टर। मैं वचन देता हूँ प्रोफेसर। कहते हुए इंस्पेक्टर मनोज ने प्रोफेसर का बड़ा हाथ थाम लिया। उसी पल प्रोफेसर की गर्दन एक ओर को लुढ़क गई। वह दम तोड़ चुके थे। तब इंस्पेक्टर मनोज ने देर नहीं की। वह अलमारी की तरफ लपका और अलमारी खोलकर जरूरत का सारा सामान निकाल हवलदार वीर बहादुर के साथ बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद वे मोटर बोट पर सवार हो उस तरफ जा रहे थे जहां जब्बर पटेल की बोट पलटी थी। जब तक बोट निश्चित स्थान पर पहुंची, इंस्पेक्टर मनोज अपने आप को पूरी तरह तैयार कर चुका था। बस यहीं रोको। यस सर। हवलदार ने मोटर बोट रोक दी। बोट के रुकते इंस्पेक्टर मनोज हवलदार को इजाजत देते हुए बोला, हवलदार जैसे मैं सिग्नल दूं तुम रस्सी ऊपर खींच लेना। यस सर। लेकिन इंस्पेक्टर अभी झील में गोता लगाना ही चाहता था कि तभी एक आदमखोर मछली का सिर पानी से उभरा और उसे ठिठक कर रुक जाना पड़ा। ओह! फिर जैसे इंस्पेक्टर मनोज ने मछली को मुंह फाड़े तेजी से बोट की तरफ बढ़ते देखा, उसने तुरंत गोल्डन गन निकाल मछली के खुले जबड़े का निशाना ले ट्रिगर दबा दिया। शू! किरण के मुंह से टकराते ही मछली का मुंह बंद हो गया और वह दिशा बदलकर दूर भागने लगी। लेकिन अभी वह थोड़ी ही दूर गई थी कि जोरदार धमाका हुआ और आदमखोर रब्बो फिश के टुकड़े हवा में बिखर गए। धड़ाम! वो मारा। फिर पानी के शांत होते इंस्पेक्टर मनोज पानी में गोता लगा गया। पानी के नीचे पहुंचने के बाद इंस्पेक्टर मनोज को सोने से लदी पेटियों को ढूंढने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। जल्दी रस्सी की मदद से उसने उसने दोनों पेटियां मोटर बोट में पहुंचा दी। फिर जब वह जैसे ही वापस लौटने लगा, उसे दो विशालकाय मछलियां विपरीत दिशाओं से अपनी ओर आती नजर आई। वह चौंका। ओह खतरा!
शायद यह धमाके का ही प्रभाव था कि आदमखोर मछलियों ने तुरंत ही मुझ पर हमला नहीं किया, पर अब दोनों एक साथ ही मुझे होशियारी से काम लेना होगा। फिर जैसे दोनों मछलियां एक साथ उस पर झपटी, वह बड़ी सफाई से गोता लगा गया। परिणाम स्वरूप दोनों मछलियां आपस में टकरा गई। ठक गो गो। असफल हमले से तिल मिलाती हुई मछलियां मुड़कर भयानक भाव से इंस्पेक्टर मनोज की तरफ पलटी थी कि मनोज के हाथ में थमी गोल्डन गन से एक के बाद एक 2 फायर हुए। शू शू। गन का निशाना सही बैठते देख इंस्पेक्टर मनोज पलट कर तेज से विपरीत दिशा में तैरते हुए ऊपर की तरफ जाने लगा। जल्दी वह पानी की ऊपरी सतह पर प्रकट हो गया। हवलदार मोटर बोट उसके निकट ले आया। इंस्पेक्टर मनोज बोट पर सवार होते हुए चीखा, हवलदार, बोट किनारे की ओर ले चलो, हरी अप। हवलदार ने आदेश का पालन करने में जरा भी सुस्ती नहीं दिखाई। बोट पूरी गति से किनारे की तरफ दौड़ पड़ी। तभी उनके पीछे जोरदार धमाके हुए और आदमखोर मछलियों के टुकड़े हवा में बिखर गए। धड़ाम धड़ाम। ओह, अगर थोड़ी देर और हो जाती तो इस वक्त आदमखोर मछलियों के साथ साथ हमारे भी टुकड़े हवा में तैर रहे होते। आदमखोर मछलियों का अंत होते ही इंस्पेक्टर मनोज ने निश्चिंत हो गोताखोरों की पोशाक उतार दी और आराम से बोट के किनारे पर पहुंचने करने का इंतजार करने लगा। लेकिन बोट जैसे किनारे पर पहुंची, एक रहस्यमय आकृति अंधेरे में निकलकर उनके सामने प्रकट होती हुई कड़क उठी। खबरदार, कोई गलत हरकत करने की कोशिश मत करना, वरना जो काम आदमखोर मछलियां नहीं कर सकी उसे मेरे रिवॉल्वर की गोलियां कर देंगी। ओह, यह मुसीबत कहां से आ गई? कौन हो तुम? बता दूंगा इंस्पेक्टर, पहले तुम दोनों पेटियां उठाकर इस इलाके के बाहर खड़ी अपनी वैन तक तो पहुंचा दो। इंस्पेक्टर मनोज और हवलदार साय का आदेश मानने के लिए बाध्य हो गए। वे पेटियां उठाकर वैन तक ले गए। उनके पेटियां वैन में रखते ही साया गरज कर बोला, अब तुम लोगों का काम खत्म हो गया, अतः मरने के लिए तैयार हो जाओ। इतना कहने के साथ ही साय ने अपने चेहरे से नकाब उतार दी। साय के चेहरे पर नजर पड़ते ही इंस्पेक्टर मनोज और हवलदार चीख उठे। सर, एसपी श्रीकांत आप? हाँ, मैं। सोने को उड़ाने का प्लान मेरा ही था। शेरा और सफदर मेरे साथ मिल गए थे और इस बात की किसी को कानो-कान खबर नहीं थी। मेरा काम इतना मुश्किल न होता अगर सफदर हेलीकॉप्टर इस इलाके में लाने के लिए विवश न हो जाता। अतः मुझे अपनी योजना को कामयाब करने के लिए उस योजना में तुम्हें भी शामिल करना पड़ा। तुम्हारा पीछा करते हुए मैं यहाँ तक आ पहुंचा और अब सोना मेरे कब्जे में है। तुम दोनों को मारने के बाद मेरा रास्ता साफ हो जाएगा। कोई यह नहीं जान पाएगा कि सोना कहाँ गया और तुम दोनों की हत्या किसने की, क्योंकि भारत सरकार शमशेर सिंह से हुए समझौते को तोड़कर तुम्हारी हत्या की तहकीकात करने की कोशिश कभी नहीं करेगी। हा हा हा। वाकई तुम्हारी प्लानिंग कामयाब हो जाती श्रीकांत, पर अन्य अपराधियों की तरह तुम भी एक भूल कर ही बैठे। इंस्पेक्टर मनोज की बात सुन श्रीकांत विचलित स्वर में बोला, कैसी भूल? तुम यह नहीं जानते कि मेरी रिस्ट वॉच में ट्रांसमीटर फिट है और ट्रांसमीटर के जरिए यहाँ घटित घटनाओं के विवरण के साथ साथ तुम्हारा इकबालिया बयान भी हेडक्वार्टर में रिकॉर्ड हो चुका है। अतः तुम्हारा भेद अब भेद नहीं रहेगा। तुम सोना तो पाओगे पर हजम नहीं कर पाओगे। बकते हो तुम मुझे बेवकूफ बना सकते, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। कहने के साथ ही एसपी श्रीकांत ने गोली चला दी, लेकिन मनोज सतर्क था। वह बड़ी सफाई से अपने आप को बचा गया और इससे पहले कि एसपी मनोज पर दोबारा फायर करता, मनोज के पैर की ठोकर ने उसे हवा में उछाल दिया। ठक। ओह। फिर एसपी श्रीकांत जैसे जमीन पर गिरा, हवलदार ने उसे शिकंजे में कस लिया। खबरदार, अब गलत हरकत की तो गर्दन तोड़ दूंगा। वर्दी के साथ धोखा, धिक्कार है तुझ पर। एसपी श्रीकांत ने तुरंत आत्मसमर्पण कर दिया। तत्पश्चात एसपी श्रीकांत को बंधनों में जकड़कर वैन में डालने के बाद इंस्पेक्टर मनोज और हवलदार वैन में बैठ वहां से चल पड़े। सर, सोना भी मिल गया और अपराधी भी, और मिशन की गोपनीयता भी बरकरार रही। सर, एक बात कहूं? कहो। आप सचमुच जीनियस है सर। पहले शक था तुम्हें? यस सर। व्हाट? नो नो सर, फिर गलती हो गई सर। हा हा हा। समाप्त। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।